नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। कहते हैं कि जब पहाड़ पर ठंड बढ़ती है तो मैदानी इलाकों में भी इसका असर 2-3 दिन बाद आता है। यानी जब वहाँ ठंड बढ़ती है तो धीरे धीरे ठंड मैदानी इलाकों में आती है। अगर उत्तराखंड में बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो कड़कड़ाहट वाली ठंड उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हो जाती है। अब यही बात राजनीति में अगर लागू हो तो फिर बात ही क्या है। चुनाव हारने के बाद भी उत्तराखंड के कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी को आज उनके विधायक दल ने फिर से नेता चुन लिया। धामी 23 तारीख को यानी गंगा मेला वाले दिन अनुराधा नक्षत्र में शपथ लेंगे। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में चुनाव हारे नेता को अगर भारतीय जनता पार्टी ने चीफ मिनिस्टर बना दिया है तो क्या उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा? धामी के बाद केशव मौर्य, इनके भी हम बात कर रहे हैं। धामी को पहाड़ का फिर से पहरेदार बनाया गया है। पुष्कर धामी, केशव प्रसाद मौर्य को पुष्कर धामी जैसे ही उनको पहाड़ का पहरेदार बनाया गया, केशव प्रसाद मौर्य बधाई देने वालों में उत्तर प्रदेश के सबसे पहले नेता थे। और जैसे ही उनका बधाई संदेश सोशल मीडिया पर आया और टीवी चैनलों ने उसे चलाया तो बहुत सारे लोगों ने आपस में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू कर दी। इस बधाई संदेश में एक उम्मीद, एक आस नजर आती है। आस ऐसी कि अगर धामी के हारने के बाद उन्हें एक सूबे का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो फिर केशव मौर्य योगी के डिप्टी क्यों नहीं? तो शायद केशव जी के मन में भी कहीं ना कहीं लड्डू फूटे होंगे, या ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें पहले ही बता दिया हो कि ठीक है, आप चुनाव हारे, कोई बात नहीं, पार्टी को तो जिताया। इस तरीके का परसेप्शन धामी के बारे में भी बनाया गया। उत्तराखंड की जब चीफ मिनिस्टर, कई चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे उत्तराखंड में, लेकिन धामी के बारे में वहाँ के जो नेता जिनको चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, या जो लोग उत्तराखंड के प्रभारी रहे, या जो जिन नेताओं को भी केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में भेजे गए थे पर्यवेक्षक, प्रहलाद जोशी उत्तराखंड में थे, वो इस बात के प्रबल हिमायती थे कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, अगर पूरे राज्य में दौड़ भाग में अगर धामी अपने इलाके में नहीं समय दे पाए और चुनाव हार गए 7,000-7,500 के आसपास वोटों से, तो इसमें कोई पहाड़ नहीं टूट गया। पहाड़ तो वो तोड़ कर लाए हैं। दशरथ मांझी की तरह उन्होंने पहाड़ को तोड़कर भाजपा के लिए लगातार दूसरी बार रास्ता बनाया है और इतिहास रचा है। 6 महीने के वक्त में उन्होंने एक ऐसा इतिहास रच दिया जो उत्तराखंड के निर्माण के इतने वर्षों के बाद न कोई राजनीतिक दल रच पाया और न कोई नेता। तो ये बात रही। ऐसा ही इतिहास उत्तर प्रदेश में महंत योगी आदित्यनाथ महाराज ने रचा है। वो पूरे 5 साल के चीफ मिनिस्टर रहे, उनको पूरा 5 साल का कार्यकाल मिला और अपनी तरीके से उन्होंने काम किया। पार्टी का सहयोग मिला, वरिष्ठ नेताओं का सहयोग मिला। योगी आदित्यनाथ 25 तारीख को इकाना, भगवान विष्णु का नाम है ये, लखनऊ के इकाना, अटल बिहारी इकाना स्टेडियम में शपथ लेंगे। और शपथ समारोह एक ऐसा कि बस पूछिए मत, अद्भुत तैयारियां चल रही पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसा लग रहा है, जो एक गाना बज रहा था ना कि जो राम को लाएं हम उन्हें लाएंगे, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में राम का ही आगमन हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश की बात है। लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की हम बात कर रहे हैं। दोनों नेताओं में एक साम्यता है कि दोनों चुनाव हारे
और उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य के समर्थक जो पार्टी में हैं या उनके पैरोकार हैं, वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि भाई मौर्य जी अपना चुनाव हार गए, लेकिन भाजपा को जिता कर लिया है। पूरे प्रदेश में दौड़ दौड़ के उड़न खटोले में, पूरे उत्तर प्रदेश में वो दौड़े हैं, उड़न खटोले में दौड़े, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने में बड़ी भूमिका अदा की। ये कहा जा रहा है कि अगर मौर्य जी उड़न खटोले में इतना नहीं उड़ते तो ओबीसी का जो वोट मिला है, इतने मौर्य जी के समर्थक करें बहुत सारा वोट मिला है जो वो नहीं मिलता, और पार्टी शायद सत्ता के करीब नहीं जा पाती। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में केशव मौर्य भी डिप्टी सीएम हो रहे हैं, क्योंकि पार्टी की रीति नीति तो लगभग कमोवेश एक जैसी होती है। अगर एक राज्य में किसी हारे हुए नेता को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है तो दूसरे राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया जा सकता, ये सवाल है। हालांकि राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि भाई ये योगी जी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार योगी आदित्यनाथ पिछली बार की तरह चीफ मिनिस्टर नहीं है कि उनको रिमोट से चलाया जा सके। इस बार रिमोट योगी जी के भी हाथ में है, वो काउंटर रिमोट कर देते हैं। मान लीजिए जैसे न्यूज़ चैनल नहीं कि आपने लगाया कुछ और सामने बैठा आपका बच्चा वो कुछ और कार्टून चैनल देखने लगा, तो वो वाली स्थिति है। अब केशव जी के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, फूटना भी चाहिए भाई, मेहनत की उन्होंने। पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने बधाई दे डाली तुरंत बिना देर किए हुए, और ये बधाई देने वाला टुटका कितना काम करेगा ये तो 25 मार्च को पता चलेगा। लेकिन सूत्र तो ये कह रहे हैं कि केशव जी की राह में थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। केशव जी ने क्या ट्वीट किया वो भी दिखाया जाए। ये ट्वीट है, उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। नेता चुन लिया गया तो औपचारिकता बची है, मुख्यमंत्री पद की शपथ की औपचारिकता बची है। ये सबसे पहला ट्वीट केशव मौर्य ने किया था। अब कुल मिलाकर वो तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी भी एक तरीके से आस छोड़ चुके थे, उम्मीद छोड़ चुके थे कि क्या वो दोबारा चीफ मिनिस्टर होंगे। कल जब त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में सक्रिय नजर आए तो ये भी कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है त्रिवेंद्र सिंह अपने लिए लॉबिंग कर रहे हो, लेकिन बाद में उन्होंने रूल्ड आउट कर दिया कि नहीं वो चुनाव नहीं लड़े, वो कहाँ दौड़ में ही नहीं, वो खुद उन्होंने कह दिया। फिर लगा कि धन सिंह रावत के लिए लॉबिंग कर रहे होंगे, लेकिन बाद में जब कड़ियाँ जोड़ी गई तो पता चला कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, ये सब एक ही गुरु के चेले हैं, वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, और वो बैठे हैं महाराष्ट्र में, लेकिन चाबी वहाँ से घुमाते रहते हैं उत्तराखंड की। वो पिछली बार भी जब धामी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनवाया था तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी राजी किया था, तीरथ सिंह रावत को भी उन्होंने राजी किया था, क्योंकि ये तीरथ सिंह रावत हो चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, इन लोगों का संघ में अच्छा खासा दखल है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने परफॉर्म करके भी दिखाया, ऐसा नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में कहा जाता था कि वो ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं कि जनता से थोड़ा कम ही मिलते हैं, दूर बीच में दूरी बरकरार रखते हैं, लेकिन धामी तो बिल्कुल आम जन की तरह लोगों से मिले जुले। पार्टी कार्यकर्ताओं की भी शिकायतें उतनी नहीं है धामी के प्रति, और काफ़ी एक अच्छा माहौल उत्तराखंड की राजनीति बनाया। और धामी से पहले जो खंडों में भारतीय जनता पार्टी वहाँ बटी थी वो एकजुट नजर आई। ये संदेश तो गया ही कि भाजपा एकजुट है। और उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के प्रचंड बहुमत के बाद, जैसे उत्तराखंड में एक चीज दोनों में बहुत साम्य है। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई प्रचंड बहुमत के साथ में, तो वहां भी जो गुटबाजी करने वाले लोग किनारे पड़ गए और भाजपा एकदम एकजुट नजर आई। यही बात उत्तराखंड के जाए वो यूपी में भी लागू हुई कि जब योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए, इस बार अभी शपथ बाकी है, तो जो भी उनके विरोधी थे उनकी आवाज कमजोर पड़ी। और केशव मौर्य को उनका राजनीतिक विरोधी कहा जाता है। हालांकि केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ दोनों इस सवाल से बचते हैं। और मौर्य जी तो ये कहते हैं कि भाई टीवी वाले सब चला देते हैं, हम लोगों में तो ऐसी दांत काटे की चल रही है महाराज जी के साथ में कि ओहो क्या कहने। लेकिन ये सच नहीं है। ये केशव मौर्य का भी दिल जानता है। महाराज जी तो खैर उनका खेल खुला फरकाबादी है,
महाराज जी बहुत लाग लपेट करते वरते नहीं हैं, सीधी सरल बात है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां परिस्थितियां हैं। अब इन्हीं सब तमाम घटनाक्रम पर एक विश्लेषण दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने राजनीतिक समीक्षक राघवेंद्र सिंह राजू जी जुड़ गए हैं। राजू जी, के न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, होली की बधाई और अभिनंदन आपका। नमस्कार नमस्कार जी। राघवेंद्र जी, आज हम मंथन लेकर आए हैं। दो चीज़ें बड़ी मतलब कॉमन हैं यूपी और उत्तराखंड में, आज कॉमन हो गई, बल्कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे, वही 7,000-7,25,000 का मार्जिन, और यहाँ केशव मौर्य भी ऐसे ही 72-74 से चुनाव हारे। एक सीएम था और एक डिप्टी सीएम। आज एक नेता को, पुष्कर सिंह धामी को, दोबारा चुनाव हारने के बाद भी दोबारा चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, मतलब एक तरीके से विधायक दल का नेता चुन लिया गया और शपथ ले लेंगे। कितनी संभावनाएं आप देखते हैं कि केशव मौर्य भी योगी कैबिनेट में अपनी जो पुरानी जगह थी उसको कायम रख पाएंगे? दुर्गन जी, आपकी बात सही है। राजनीति में कोई चीज असंभव नहीं है। राजनीति में जो खुला खेल जो आपने बताया फरक्कावादी, तो राजनीति में भी शतरंज के मौर्य कब कहाँ किसके बैठ जाएंगे, ये सस्पेंस जो बरकरार रखा गया है इतने दिनों तक, और लोगों में ज्यादातर चर्चा थी, भाई आज भी आपसे बातचीत हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि युवा चेहरा है और युवा चेहरा को भारतीय जनता पार्टी वरीयता दे रही। कहा था आपने, और जब वरीयता दे रही है भारतीय जनता पार्टी, तो अब वो सस्पेंस जो बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते थे कि आखिरकार नाराजगी लोगों की कैसे रोकी जाए, क्योंकि एक लंबी लिस्ट बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी में। यही स्थिति कामों में उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री के रथ को लेकर किसी भी तरीके की कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखिए, गहन वक्त पर हमारे विश्व के सबसे बड़े ताकतवर नेता या संगठन प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी आज गोरखपुर में है, वो 2 तारीख तक लगातार है और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में भी रहेंगे। आप जानते हैं कि एन समय पे योगी आदित्यनाथ को 2017 में बागडोर सौंपी गई थी, उस समय से लेकर के आज तक जो आंतरिक पटल है, उस पटल पर आपने जो बात रखी है कि कहीं ना कहीं ओबीसी पिछड़ा या अगड़ा पिछड़ा, इन सब चीजों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहीं ना कहीं घुमाया जाता है, और कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का जो खेल है वो हमेशा से उत्तर प्रदेश में हावी रहा है। आज असंभावनाएं और संभावनाएं, एक तरफ तो संभावना इसलिए है कि अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, और उत्तर प्रदेश के प्रभारी में आपने देखा भी होगा, कल से एक एपिसोड चल रहा था कि भाई ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि बलिया में स्वागत समारोह में प्रदेश के उपाध्यक्ष जो कभी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी का ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी गए। राजू जी, आपके पास आएंगे, राजू जी आपके पास आएंगे। जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी, और कार्यवाहक मुख्यमंत्री अभी भी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता ने 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने कहा है कि हम पारदर्शी शासन देंगे हर प्रकार से। जो आने वाला दशक है, ये उत्तराखंड का दशक को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना हमारे सामने रखी है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। और 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, जब हम सिल्वर जुबली अपने राज्य का मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य बने। उसके लिए चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी संकल्प और ये भी विजन हमारे सामने रखा है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम सब पूरे उत्तराखंड वासियों को एक साथ चलना होगा। नहीं, मेरा लक्ष्य होगा कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में पहुंचे हुए, अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्तियों तक
हमारा शासन पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, हमारी सुविधाएं पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो उनके द्वारा किए गए काम हैं, हर वर्ग के, हर तबके के लिए जो काम कर रहे हैं, हम उसको उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, हर जन जन तक उसका लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से जो भी संकल्प हमने लिए हैं चुनाव से पहले, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा एक प्रमुख जो है संकल्प है। उस संकल्प को हमारी सरकार पूरा करेगी। वो जल्दी, अभी प्रक्रिया चल रही है, उस पर बात करके जल्दी उसको चलाएंगे। एक लड़ाई तो जीत ली पुष्कर सिंह धामी ने, अब दूसरी और सबसे बड़ी लड़ाई है 2024, और उसका रोड मैप वो दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से ये सारा चीज़ें चलेंगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह गए जो चुनाव के दौरान आखिरी वक्त पर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक के रूप में मारी थी, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ इसी तरीके की कुछ बात कर सकें या करें। राघवेंद्र राजू के पास चलते हैं। राघवेंद्र जी, आपने देखा कि किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाई जो हमने वादा किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि नहीं उसको हम लागू करेंगे। आप कितनी संभावना मानते हैं कि उत्तराखंड के बाद क्या उत्तर प्रदेश के जो 25 तारीख के बाद मुख्यमंत्री हो जाएंगे, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, क्या वो भी कुछ इस तरह का कोई कदम उठा सकते हैं? नहीं, संभावनाएं उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा जेमोजेट एक तो मंत्रिमंडल यहाँ नहीं होगा, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि कोई भी छवि पर अपनी आंच नहीं आने देना जा सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी। और इसका आपने संकेत प्रारंभिक देखा भी होगा कि जो रिजल्ट आए हैं या परिणाम जो भी आए हैं, और उन परिणामों में जो ओबीसी का बिखराव था, और इसके बाद ओबीसी के बिखराव के बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने भी ये बात कही कि संख्या में सब कुछ ठीक नहीं है, मतलब संख्यात्मक जो बचा चुनाव का था, भारतीय जनता पार्टी के कई जगह पर उन्होंने ये प्रश्न चिन्ह उठाया। हालांकि 26 ऐसे संसदीय क्षेत्र है जहां लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी उन जनपदों में जीती है, लेकिन ये भी बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें भी जीत सकती, क्योंकि जिस तरीके से बीएलओ को दिया गया था कि भाई आप नए मतदाताओं को जोड़िए, मतदाता को जोड़ने की जगह पे आपने देखा हर गांव में मतदाताओं को छांट दिया गया, काट दिया गया। तो ये बहुत बड़ी जो थी, कहीं ना कहीं केशव मौर्य ने जो बात कही है, संगठन पर उन्होंने इंगित किया था। तो ये तमाम बातों को लेकर कई और की वार्तालाप मैं समझता हूँ। राजू जी, क्या ये वक्त था ये बात कहने का केशव मौर्य को, जो हम तक और आप तक पहुंच गई? क्या वो ये साबित करना चाहते हैं स्वतंत्र देव नाकारा हो गए, उन्होंने काम नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए, या इसको दूसरी तरीके से देखा जाए कि उन्हें ये पता चल गया है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो कोई एक सेफ शेल्टर ढूंढ रहे हैं? दो बातों में क्या बात महत्वपूर्ण है? दुर्गा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 4% हमारे यहाँ लोधी समाज है, 6% से 7% मौर्य समाज है, और इतना ही हमारा समाज पटेल समाज। तो इनमें जो ओबीसी में अलग अलग डिवाइडेशन है, आपने देखा होगा पहली बार जो मैजिक है, मायावती के जितने भी वोटर थे, धोबी थे, धानुक थे, धनकार थे, ये तमाम जो तबका है, नीचे वाला तबका है, ये बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हुआ है। और ओबीसी में जो बिखराव हुआ है, ये तमाम चिंतन का विषय है, मंथन चल रहा है इस पे। और योगी आदित्यनाथ जी, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी ने जो अपने रोड शो के बाद और कई मंचों पे भी कहा उन्होंने, योगी बहुत ही उपयोगी। तो जो 2017 में जो तेवर था माननीय हमारे वो मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी का, वो तेवर मैं देख रहा हूँ अभी उनके तेवर में थोड़ा सा नरम तो है, लेकिन जो बात आपने कही है कि ओबीसी में आज एक बड़ा चेहरा के रूप में वो अपने आप को पाते हैं, और बातें ही नहीं बातें भी है। लेकिन ये भी बात सच है कि जिस तरीके से दयाशंकर सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर तो हमेशा कहीं पर भी आ सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर की एंट्री कहीं 25 तारीख को ना हो जाए, इसको भी आपको संज्ञान में रखना पड़ेगा। तो अब ये डिप्टी सीएम की कुर्सी रहेगी या डिप्टी सीएम पद ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो आपने देखा उत्तराखंड में कोई भी डिप्टी सीएम का पद नहीं रहा, उप मुख्यमंत्री का पद नहीं रहा, और ये तो 25 करोड़ का प्रदेश है। यहाँ जाति समन्वय बनाने के लिए
अगर डिप्टी सीएम जोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस तरीके से जो कार्यशैली हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मोदी योगी जी की रही है और मोदी जी का जिस तरीके से उनको संरक्षण प्राप्त है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो आप नए नए नाम देख रहे हैं, स्वतंत्र देव जी का कद बढ़ेगा, ये तो निश्चित है। योगी जी बहुत बहुत बड़ी बात कही राघवेंद्र जी ने। आप दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण कह दी। एक तो आप जो मैंने सवाल किया कि भाई क्या केशव मौर्य ये कह के कि संगठन में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ चुनाव के दौरान, नहीं तो हम ज़्यादा सीटें जीत सकते थे, क्या स्वतंत्र देव पर निशाना लगाया? या दूसरी बात इसकी ये कि क्या वो संगठन में शेल्टर चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के संगठन की कमान चाहते हैं? ये बात उन्होंने ये कह के कही। दूसरा, क्या उनको लग रहा है कि सरकार में उन्हें रखा जाएगा? ये दो तीन चीज़ों के सवाल जवाब हैं जो 25 तारीख को मिलेंगे। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी बात राघवेंद्र जी ने कही कि भाई चर्चा तो तब करिए, क्या डिप्टी सीएम होगा भी कोई? ये भी बड़ा सवाल है। ये सवाल रहेगा, इसे हम सवाल भी रहने देते हैं अभी, क्योंकि इसका जवाब हमारे आपके पास या राघवेंद्र जी के पास अभी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, जो शीर्ष नेता तो उसके पास तो होगा अभी, योगी आदित्यनाथ को भी पता होगा, लेकिन हमारे आपके पास नहीं। तो हम कोई गैर जिम्मेदाराना बात अभी नहीं करेंगे। हम ये मंथन में जो कार्यक्रम आज लेकर आए थे कि क्या धामी जब चुनाव हारने के बाद चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, तो केशव मौर्य को क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा, क्योंकि एक ही पार्टी है, सटे हुए प्रदेश हैं। उत्तराखंड भी कभी यहाँ का राज्य रहा है। जैसे धामी युवा और जनता के बीच गए हैं, केशव मौर्य भी उस तरह के नेता हैं। धामी अगले समाज के हैं, वो अति पिछड़े समाज से आते हैं, तो कुछ विशेषताएं ज़्यादा हैं केशव मौर्य में। ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत हरि अनंत हरि कथा अनंता राजनीति की जब कहने बैठ जाइए तो फिर लंबी होती जाती है।